सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। इसके लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरटेंशन कवर किया था। तो हाइपरटेंशन की जो भी वीडियो लेक्चर की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या तो आप आई बटन से भी वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और उसके नोट्स भी उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के जितने भी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि ये जो दो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस ऐसे बोलते हैं। बट इसका एक्चुअल अगर हम सिंपल वर्ड में अगर इसका मीनिंग समझेंगे तो इसका मीनिंग होता है एंजाइना मीन्स पेन एंड पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट। मतलब इन दोनों को कंप्लीट मिला के होता है चेस्ट पेन। तो इसी को ही हम एंजाइना पेक्टोरिस ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। तो एंजाइना इज अ सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एंजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना ये एक सिम्टम्स है, जो भी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो भी प्लेक होता है, या तो जो भी कोलेस्टेरॉल या तो जो भी फैटी आर्टरी सेल्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। और आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल या तो क्रुशियल रोल प्ले करती है। मैकेनिज्म है या तो मेन रोल जो है वो होता है कि हार्ट की जो मसल्स होती है मायोकार्डियम, उसको जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई करने का, और हार्ट को अच्छे से हेल्दी रखने का, ठीक है। तो इसमें ही कोरोनरी आर्टरी में कोई भी मतलब डिजीज़ हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहेंगे तो उसमें कोलेस्टेरॉल या तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। तो इसी को ही हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। तो सेकंड है, एंजाइना पेक्टोरिस इज द रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। मतलब इसमें यही कह रहा है कि जो भी हार्ट की जो मसल्स होती है जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसके मायोकार्डियम मसल्स है उसमें मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, यानी कि उसमें जो मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई है उसमें इम्बैलेंस होगा, या तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है एंजाइना इज अ यूजुअली साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अ डिसऑर्डर इन विच प्लेक अ मिक्सचर ऑफ फैटी डिपॉजिट कोलेस्टेरॉल एंड inflammatory cells buildups in the coronary arteries, नैरोइंग और ब्लॉक देम। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी कोरोनरी आर्टरी है उसमें डिपोजिशन होता है प्लेक का, यानी कि उसमें कोलेस्टेरॉल आ गया, फैट्स आ गए, और उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए। वो बिल्डअप होते हैं कोरोनरी आर्टरीज में, और कोरोनरी आर्टरीज को वो नैरो कर देते हैं या तो ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल्स की तरफ सप्लाई नहीं हो पाता। उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कॉज करता है, और उसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस ऐसे कहते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसके आगे हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी कि इसके कॉजेज़ क्या है। तो इसका जो फर्स्ट कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरीज। तो इसको जो है कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्टेरॉल इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो इसका जो मेन कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकंड कॉज है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। एंजाइना कैन हैपन Angina can happen from an unexpected constriction which lower blood supply to heart muscles। मतलब इसमें जब कोरोनरी आर्टरीज में जो भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स या जो भी कोलेस्टेरॉल होते हैं जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाजम्स हो जाता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करने लगेंगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम होगा हार्ट मसल्स की तरफ, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करेगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अब पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये जो डिसीज़ है ये किस तरीके से डेवलप होता है। तो सबसे पहले तो आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ लिया है कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं या तो जो भी कोलेस्टेरॉल होता है वो अपने कोरोनरी आर्टरीज में
डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। दूसरा होता है आर्टेरियल स्पैज़म। हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म। इसमें जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या तो नैरो हो जाती है, फिर इसकी वजह से जो लोअर ब्लड सप्लाई होने लगता है, तो उसको हम आर्टेरियल स्पैज़म ऐसे कहेंगे। तो सबसे पहले तो आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यानी कि धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इसका हमें पता नहीं चलेगा। एंड आर्टेरियल स्पैज़म में इसमें सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यानी कि ये कार्डियक अरेस्ट ही इसमें आएगा। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से इस्कीमिया कॉज करेगा। इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया भी कॉज करेगा। अब हाइपोक्सिया मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद में रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जाएंगी, मतलब ऑक्सीजन सही तरीके से हार्ट मसल्स की तरफ पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, और उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करेगा। सीवियर कंडीशन में डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे जब एंजाइना पेक्टोरिस हमें होगा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है चेस्ट पेन। उसके बाद में डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, स्क्वीजिंग, बर्न और शोल्डर पेन, ब्रीथलेसनेस और रोफ्यूज स्वेटिंग। ठीक है, तो ये जो है एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एंजाइना पेक्टोरिस के। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी डायग्नोसिस। हम इसको डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के बाद में इसके बाद में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में मेडिकल हिस्ट्री, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक एमआरआई, ईसीजी, स्पेक्ट यानी कि सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद में हम एंजियोग्राफी करेंगे। देन हम देखेंगे इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि हम इसमें विदाउट कोई ड्रग दिए हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो इसमें तो है नो अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का कंजप्शन हमें कम कर देना है। उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली। तो उसके बाद में ऑप्टिमल वेट एंड अवॉइड टोबैको, देन स्मोकिंग सेसेशन एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल्स, then no high saturated fat and high cholesterol foods, then maintain blood pressure within a normal range। ठीक है, तो ये तो थे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें तो हम सबसे पहले जो ड्रग है वो देंगे नाइट्रेट। इसमें एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। सेकंड है बीटा ब्लॉकर्स, जिसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल। उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके एग्जाम्पल्स है वेरापामिल, डिलिटियाजेम एंड अम्लोडिपिन। देन आता है एंटीप्लेटलेट, इसका एग्जाम्पल्स है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल। फिर आता है HMG कोए इनिबिटर्स, इसके एग्जाम्पल्स है एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। उसके बाद में आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE इनिबिटर, इसके एग्जाम्पल्स है एनालाप्रिल, रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। उसके बाद में आता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं लोसार्टन, वालसार्टन एंड टेलमिसार्टन। तो ये तो थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आई होप आपको एंजाइना पेक्टोरिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो लेक्चर के कंप्लीट नोट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके पहले का जो टॉपिक था हाइपरटेंशन, आप उसको भी वॉच कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।